नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी SSSC PET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे 2021 अगस्त के महीने में होने वाले यूपी पेट के प्रथम पेपर के दोस्तों, जहां पे दोस्तों पहली बार यूपी SSSC पेट का एग्जाम लिया गया था दोस्तों, और इसी क्वेश्चन पेपर को दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी यूपी SSSC पेट का फॉर्म भर रहे हैं और दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें दोस्तों, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि बिना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या होगा, प्रश्न के पूछने का लेवल क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको यह वीडियो तो देखना बनता ही है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जैसा कि दोस्तों आपको देख पा रहे होंगे कि दोस्तों यह कुल 2 घंटे का पेपर था, और क्वेश्चंस दोस्तों इसमें उनके लिए जो मार्क्स दोस्तों कुल 100 मार्क्स के दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर आपको देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। मतलब दोस्तों, आपको जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में से दोस्तों इन शासकों को काल क्रम के आधार पर, उनके शासन के काल क्रम के आधार पर दोस्तों आपको क्या करना है, एक क्रम में स्थापित करना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके सामने शेरशाह सूरी है, अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी है और इल्तुतमिश है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि सबसे पहले कौन इनमें से आया था दोस्तों, तो इल्तुतमिश दोस्तों, जिसको हम था दोस्तों, यह शासनकाल के दृष्टिकोण से सबसे प्रथम नंबर पर होगा दोस्तों। उसके पश्चात जो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, यह दूसरे नंबर पर होगा। और दोस्तों बात करें शेरशाह सूरी की, तो यह तीसरे नंबर पर दोस्तों। इनमें सबसे अंत में आया है दोस्तों आपका अकबर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और अकबर, इन सभी शासकों में सबसे बाद में आता है। दोस्तों जो सही क्रम बनेगा वह बनेगा 4 3 1 2। दोस्तों 4 3 1 2 अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 3 1 2 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, बी जो होगा वह बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। दोस्तों शिवाजी के समकालीन संत का नाम है तुकाराम। दोस्तों तुकाराम जो दोस्तों वह शिवाजी के समकालीन संत माने जाते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में हम लोग किसको जानते हैं दोस्तों, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम दोस्तों आप सभी ने सुना होगा। और दोस्तों ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते थे। देखिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, वायसराय की बात करेगा तो अलग होगा, भारत के गवर्नर जनरल की बात करेगा तो अलग होगा, भारत के वायसराय की बात करेगा तो उत्तर अलग होगा। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के दोस्तों। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वह थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चरक संहिता का संबंध किससे। दोस्तों तो चरक संहिता आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को होगी कि दोस्तों ये जो चरक संहिता है इसका संबंध हमको कहाँ से मिलता है। दोस्तों चरक संहिता में हमको चिकित्सा संबंधी प्रावधानों की चर्चा हमको देखने को मिलती है। तो यह पुस्तक किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह पुस्तक संबंधित है मेडिसिन से, अर्थात चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। जो लिखा किसने है, चरक ने लिखा है। चरक एक प्रकार के बहुत बड़े विद्वान थे, चिकित्सक थे दोस्तों, और इनकी जो पुस्तक का नाम है चरक संहिता है। किससे संबंधित है, तो यह चिकित्सा से संबंधित है। अगला दोस्तों जो प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, तो 261 में अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, बिल्कुल सही जवाब है, कलिंग का युद्ध किया था उसने।
सन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, शक संवत की शुरुआत 78 एडी में हो गई थी। उसके अलावा मुस्लिम युग की शुरुआत भारत में मानी जाती है 622 एडी में। जी हाँ, 622 एडी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। पर प्रश्न ये जो चौथा ऑप्शन है कि 1709 में औरंगजेब की मृत्यु गई दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 1709 में नहीं हुई थी। अब आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि औरंगजेब की मृत्यु का समयकाल क्या है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है कि अगली बार पूछ दिया जाए। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वह जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आप लोगों ने प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, तो उसी में दोस्तों दादा भाई नौरोजी का नाम भी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नाम कौन देते दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न दोस्तों कि सन 1915 से लेके 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बात की जो होम रूल लीग की शुरुआत की जा रही है, इसका ईयर भी दे दिया है, तो 1915 से 1916 के बीच में इनकी शुरुआत हुई थी। और यह किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों, तो वह हुआ था एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा जब हम लोग जब पढ़ेंगे, सिलेबस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। और दोस्तों यदि आप भी पेट की सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों डेली बेसिस पर पेट की जो क्लासेज होंगी उसको वहां पर ज्वाइन जरूर करिएगा। खैर दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 जो है आपका सामने है कि आपको जो सही मिलान इनमें से करना है। दोस्तों ये जो इधर दिए गए हैं ये प्रमुख संस्थाएं हैं जो स्थापित की गई थी और इनके संस्थापकों के नाम इस तरफ दिए हुए हैं, आपको उनको सही सही मिलाना है। तो दोस्तों यदि हम बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण मिशन समाज के संस्थापक कौन थे और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों सबसे पहला आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से जान रहे होंगे कि रामकृष्ण जो मिशन दोस्तों, रामकृष्ण उनके किस जो आपके स्वामी विवेकानंद है उनके गुरु थे और दोस्तों इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की क्या की थी, स्थापना किया था। वहीं पर बात करें दोस्तों सत्यशोधक समाज की दोस्तों, तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक माने जाते हैं आपके कौन दोस्तों, तो वह मानी जाती हैं ज्योतिबा राव फूले। दोस्तों ज्योतिबा राव फूले के द्वारा दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। वहीं पर दोस्तों आपके पास 2 अन्य बचे हुए हैं, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बारे में। तो दोस्तों ये जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों आपके राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। राजा राम मोहन राय को दोस्तों ब्रह्म समाज का संस्थापक मानते हैं। वहीं पर दोस्तों जो आर्य समाज है, आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद और सत्यशोधक समाज के संस्थापक दोस्तों ज्योतिबा राव फूले को माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जहां पर ए का मैचिंग 3 से, बी का मैचिंग ए से, सी का मैचिंग 2 से और डी का मैचिंग 5 से सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि करो या मरो का नारा किसने दिया, सभी लोग जानते हैं, वेल फेमस डायलॉग है दोस्तों, यह नारा है दोस्तों। तो यह जो करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों, यह दिया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था। वहीं पर दोस्तों अगला प्रश्न हमारे आपके सामने है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। अर्थात दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से जो इस्तीफा दिया था दोस्तों, उनके इस्तीफा देने के पश्चात किसने इस अध्यक्ष पद के लिए आगे आए दोस्तों, तो वह थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पद से इस्तीफा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के पश्चात वह कौन बने दोस्तों अध्यक्ष? वह बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। अब देखिए दो चीज़ें हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से प्रश्न के उत्तर बताने हैं। पहला कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? और दूसरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? दोनों का उत्तर हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अगला प्रश्न दोस्तों कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो सलालपन बिजली परियोजना स्थित है यह चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों स्थित है? चिनाब नदी पर यह दोस्तों आपका स्थित है। कौन सा परियोजना? सलालपन बिजली परियोजना। वहीं पर बात करें दोस्तों कि वसंत विषुव होता है, कब होता है दोस्तों? तो ये वसंत विषुव जो होता है दोस्तों यह प्रत्येक 21 मार्च को दोस्तों वसंत विषुव होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों वह क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन से संबंधित है दोस्तों? तो खेतड़ी कॉपर माइन से दोस्तों, बहुत ही वेल फेमस दोस्तों यह आपकी खदान है। और दोस्तों यह प्रसिद्ध है तांबा की खदानों के लिए दोस्तों, और यहाँ से तांबा की भरपूर मात्रा में प्राप्ति की जाती रही है दोस्तों। राजस्थान में खेतड़ी कॉपर माइंस का प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला आ रहा है दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं दोस्तों यह उस समय से यहाँ से तांबे की प्राप्ति कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके कहाँ पर? असम में। अब दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जल्दी से बताइए कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किस चीज़ के लिए फेमस है? किस पशु को इसमें संरक्षित किया गया है या किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? अर्थात वह कौन सी नदी तंत्र हैं इसमें से आपके कि जो कि हिमालयी नदी तंत्र की हैं दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है कावेरी हैं कि गंगा हैं कि ब्रह्मपुत्र है कि गोदावरी है दोस्तों। तो जो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं दोस्तों यह दोनों हिमालयी नदी तंत्र की नदियां मानी जाती हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दोस्तों वह क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 को क्या कर लेंगे आप लोग दोस्तों? सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बैंक के दर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये जो बैंक के दर का अर्थ होता है कि देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ये दोस्तों जो देश का केंद्रीय बैंक होगा दोस्तों उसके द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर लिया जाता है दोस्तों उसी को बैंक दर भी कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों वह क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे आपके सामने है दोस्तों कि यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो उसका साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों? तो उसका जो साख सर्जन है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों यदि नकद कोषानुपात को घटा देगा जिसके द्वारा जो साख सर्जन होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो क्रेडिट क्रिएशन जो होगा दोस्तों वह इंक्रीज हो जाएगा अर्थात बढ़ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों बात की जा रही है आरबीआई की दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना पूछा जाता है दोस्तों तो 1 अप्रैल 1935 को, कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को आपके आरबीआई की स्थापना की गई थी। किस शासन अधिनियम द्वारा, किस एक्ट द्वारा स्थापना की गई थी यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है दोस्तों? तो वह अर्थव्यवस्था का प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है दोस्तों इसमें जो भी संसाधन होते हैं उन पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ही लाभ को अर्जित करना होता है।
इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, अर्थात 100 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है दोस्तों। तो जब भी आपके पास अभी 100 रुपए का नोट है तो नोट को खोलिए और देखिए दोस्तों वहाँ पर लिखा होगा कि आरबीआई का गवर्नर साइन होगा दोस्तों, नीचे लिखा होगा आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों पर किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगला प्रश्न दोस्तों कि फीमा का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात फीमा का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों। फीमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में फीमा बोला जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो दोस्तों देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन मिलता है जो कि 7वीं अनुसूचियों में है दोस्तों। तो जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची मिलता है दोस्तों। राज्य सूची पर कानून केवल और केवल राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सूची पर कानून केवल और केवल आपकी केंद्र सरकार बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है दोस्तों इस पर कानून केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों बना सकती है। परंतु यदि कोई ऐसा मसला हो जाए कि केंद्र एवं राज्य सरकार समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों कानून बनाए तो उस स्थिति में जो कानून मान्य होगा वह केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा दोस्तों। और ये जो समवर्ती सूची ली गई है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। खैर प्रश्न यहाँ पर यह है कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है दोस्तों। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित है आपके राज्य सूची से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जब आप लोग डीपीएसपी पढ़ोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों उसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी उल्लेख हम लोगों ने किस देश से लिया है दोस्तों, तो हमने इनको आयरलैंड से प्राप्त किया है। यह कहाँ से कहाँ वर्णित है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में दोस्तों। और भाग 4 में कहाँ पर दोस्तों, भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। अब आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। फिलहाल प्रश्न ये था कि पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि कहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए पहली बात तो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 है। पहले जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो कुल 7 मौलिक अधिकार थे और एक मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, 1978 में, तब हटा गया और उस मौलिक अधिकार का नाम है संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल राइट होता था, मौलिक अधिकार होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। तो दोस्तों अब कितने बच गए, 6 बच गए। उसी 6 में से दोस्तों एक शिक्षा का अधिकार जो दोस्तों उसको बाद में ऐड किया गया और इसे दोस्तों स्थान दिया गया अनुच्छेद 21A में। कहाँ पर दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 21A में दोस्तों शिक्षा का अधिकार संबंधित है। प्रश्न ये भी पूछता है कि शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया। ध्यान रखें दोस्तों 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। एक प्रश्न और पूछ लेता है कि जो शिक्षा है यह शिक्षा किस सूची का विषय है। अभी हमने आपको सूची के बारे में बताया, तो ये शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची, किस सूची का विषय है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। और किस अनुच्छेद में से मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है, तो इसे 21A में रखा गया है। बात की जा रही है मौलिक अधिकार के दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 के बीच में और भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की चर्चा
की गई है। और मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात न्यायालय में हम जा सकते हैं। एक बात और कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आप किस न्यायालय में जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं, सेशन कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। खैर हम जब क्लास लेंगे डिटेल में तब वहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप भी क्लास लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगला प्रश्न है कि निम्न से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों जब संविधान सभा की तृतीय बैठक हो रही थी, कब हो रही थी दोस्तों, तो 13 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया दोस्तों, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में भारत ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्थान दिया है। तो रखा किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को। कौन सी संविधान सभा की बैठक थी, तो तीसरी बैठक थी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों का वर्णन निहित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 28, 29 और 30 पढ़ोगे आप दोस्तों, तो 28 में धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, 29, 30 पढ़ोगे तो अल्पसंख्यक संबंधी अधिकारों का प्रावधान की चर्चा वहाँ पर की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 29 से ही केवल उसमें से दिया हुआ है दोस्तों। तो अल्पसंख्यक हितों के बारे में जो जानकारी है यह अनुच्छेद 29 में हमको देखने को मिलती है। और अनुच्छेद 24 में क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और अनुच्छेद 21 में क्या है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं। तो दोस्तों ठोस चालक यदि कोई मिलता है दोस्तों, सॉलिड कंडक्टर मिलता है, तो उसमें जो धारा चालक का वाहक होता है दोस्तों वह होते हैं उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे दोस्तों ठोस चालकों में, यह उसके धारा वाहक होते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। भैया ये तो गधैया गोल वाला प्रश्न है, बहुत सिंपल सा लड्डू वाला प्रश्न है, खाए निकल गए। तो भैया इसका सिंपल सा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई, अब हम सभी लोग जानते हैं दूरी की है। किसकी है, दूरी की। अच्छा इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष में निर्वात में जो प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी होती है उसी को हम लोग किस रूप में जानते हैं, प्रकाश वर्ष के रूप में जानते हैं। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा, प्रकाश जो लाइट होती है भैया उससे जो प्रकाश निकलता है उसके द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अच्छा एक प्रकाश वर्ष का इकाई कितना होता है, माप कितना होता है, आप हमें जल्दी से कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको सामने वहाँ पर है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई कितनी होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है भैया कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। क्या नाम है भैया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम आपके सामने दिया हुआ दोस्तों उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। यस तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को CaCl2 को दोस्तों क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों जो ये सोडियम क्लोराइड है NaCl है, यह किसका सूत्र है दोस्तों, तो यह है साधारण नमक का सूत्र। किसका दोस्तों, साधारण नमक का सूत्र दोस्तों आपका कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। मतलब मान लीजिए कि आप यदि कोई ज्वेलरी खरीदने गए तो वहाँ पे आप लोगों को बोला जाता होगा 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 22 कैरेट का है और सबसे शुद्ध होता है 24 कैरेट। आप लोगों से बोला जाता होगा, आपने प्रचार में भी सुना होगा, सोना खरीदो तो शुद्ध सोना खरीदो 24 कैरेट का। लेकिन प्रश्न ये है कि 18 कैरेट का यदि आप सोना खरीद रहे हो तो उसमें सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों उसमें कुल प्रतिशत जो खरा मात्रा होगा सोने का वो होगा 75%। कितना होगा, 75%। अगला प्रश्न दोस्तों कि संतरे में, किसमें दोस्तों, संतरे में बहुतायत मात्रा में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अधिकांशतः वे फल जिनमें जो कि प्राकृतिक रूप से खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो खट्टे होंगे, मौसमी हो गया, ये सभी जो होते हैं दोस्तों जो खट्टे होते हैं उनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा जो पदार्थ खट्टे होते हैं
जो फल खट्टे होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल आज हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में कुल 30 प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की दोस्तों। बाकी जो अन्य प्रश्न दोस्तों हम लोग उसको दूसरे वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके रिप्लाई का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।